हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हमारी मैथ की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम आपको पूरे की पूरे 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट देते हैं, राइट। और यहाँ पर सिर्फ एसएससी के ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम एसएससी लेने वाला है और एसएससी हर बार अपने प्रश्न जो है वो रिपीट करता रहता है। ठीक है, एसएससी का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है प्रश्न पूछने का। तो यहाँ पर भी आपको पूरे 15 प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। हो सके तो आप अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, जिससे आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट लग सके, राइट। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और आपको बता दूं, आप चाहो तो पहले कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो और खुद का अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो, राइट। और देखना कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी की सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर के रिपीटेड हैं। और जिनको मैथ नहीं आता वो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। मैंने हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया है, जिससे आपके पूरे 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट बन चुका है। पहला प्रश्न है, बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दो गुणी है, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, राइट। तो आप चलो तो कॉपी पेन लेकर खुद सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो, छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो हमने छोटी संख्या जो है वो x मान ली, राइट। अब उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुणी है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही दो गुणी होगी, है ना। और इनका गुणनफल जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 2048। अब क्योंकि ये गुणनफल है, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा कर देते हैं। क्लियर है जी इतनी बात, कि यहाँ पर भी गुणनफल हो गया और ये भी गुणनफल हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो सोल्व करने के बाद ये बनेगा आपका 2x²। यहाँ पर 2048 एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो x² है उसकी वैल्यू आ गई 1024। हमको निकालनी है सबसे छोटी संख्या, जो हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, तो x का मान हमको निकालना है। तो देखो जी, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आपका अंडर रूट बन जाएगा। ओके, तो x का मान यहाँ से कितना हो गया, 32 हो गया। 1024 का अंडर रूट क्या होता है, 32 होता है। यदि आपसे बड़ी संख्या बोलता निकालने को, तो बड़ी संख्या क्या है, 2x है, तो वो क्या होती आपकी 64 हो जाती। समझ में आई सभी को बात। तो यहाँ पे छोटी संख्या बोला था, तो ऑप्शन ए 32 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको सोल्व कीजिएगा। इसकी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर देते हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे टैकल करेंगे, देखिएगा कि ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं ना, इनको आप पहले अलग से जोड़ लो। तो इनको मैं पहले अलग से जोड़ लेता हूँ। 1 1 1 1, यहाँ पे फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 4 3 2 1, इनको जोड़ के आपका ये बन गया। तो मैंने जो बाहर वाली संख्याएं हैं ये मैंने पहले जोड़ ली, आपको भी ऐसे ही पहले करना है। ओके, अब यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद जो आपका ब्रैकेट में होगा 1/2, जो आपका शेष रह गया है ना संख्याएं फ्रैक्शन वाली, उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब देखो, इसको सोल्व करके जो भी आपका आएगा वो आप इसमें जोड़ देंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 1/2 और 1/2, दो आधे आधे मिलकर एक बनेंगे, यहाँ पर भी दो आधा आधा मिलकर एक बनेगा। तो इनको जोड़कर क्या बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे। तो इस पूरी को जोड़कर हमारा 2 आएगा। अब ये 2 क्या होगा, 1234 में जुड़ जाएगा, तो 1236 ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपने भी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब भाई इस क्वेश्चन में ना आपको कुछ भी नहीं करना, आपको स्क्वायर नहीं पता इतने लंबे लंबे तो भी कोई बात नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट में किसी भी संख्या के वर्ग के 2 नहीं आता है। यदि आप 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। ऐसे ही आप सभी संख्याओं का स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, किसी के भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 2 नहीं आता है। तो ऑप्शन सी क्या है, किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से सोल्व करेंगे कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? पुरुषों की संख्या बतानी है। तो देखो जी, मैंने क्या माना कि जो टोटल जो है वहाँ पे बच्चे पुरुष टोटल वहाँ पे 100 है, ठीक है। महिलाएं पुरुष और बच्चों को मिलाकर टोटल जो है वो 100 है, ठीक है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 100% मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 32% महिलाएं हैं भाई और 54% पुरुष हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 86 बनेगा, ठीक है। 100 में से 86 क्या है, महिलाएं और पुरुष हैं। तो कितना बच गया आपका, 14% बच गया ना। तो ये जो 14% है ये क्या है, इतने बच्चों की वैल्यू है। अब यहाँ पर प्रतिशत में आपका 14% बचा है और प्रश्न में आपको बच्चों की संख्या कितनी दी है, 196 दी है। दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के, कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 14 आ जाएगी, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है, करेक्ट। 1% की वैल्यू 14 आ गई। आपको बोला है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुष कितने हैं भाई, 54% हैं। अगर 1% 14 है तो 54% कितना होगा, सीधी सी बात है, कैसे करेंगे, 14 को 54 से गुणा कर देंगे, बस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने के बाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 756, ठीक है। आप बिना गुणा करे भी कर सकते थे। देखो ये 54 है और ये आपका 14 है, राइट। अगर आप 4 को 4 से गुणा करोगे तो आपको पता है यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा और 6 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, आपके सामने फोटो है ये एसएससी के प्रीवियस ईयर की खींची हुई, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 को 14 से गुणा करने पर 756 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे कि एक होम थिएटर सेट 4950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर छूट की बात करता है, डिस्काउंट की बात करता है, तो वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, राइट। और अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो 4950 रुपये की कोई चीज़ है ना, पहले उसको कितने में बेचा है, 20% के लॉस पर बेचा है। तो 20% को हम 80 लिख सकते हैं, 80/100। क्या इतनी चीज़ सभी को क्लियर है? ओके। अब देखो सेकंड केस में बोल रहा है कि उसको फिर से 15% के लॉस पर बेचा है, तो गुणा 85/100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होगा और यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये 100 हमने कैंसिल कर दिया और 100 कैंसिल करने के साथ आपकी ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ओके। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे सभी की सभी को, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपका आंसर बताने जा रहा हूँ। आपका आंसर आएगा ऑप्शन से 3366, 3366, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सभी क्वेश्चन पता लग गया होगा, आपने इसका आंसर सोल्व कर लिया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करो, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक प्लेट क्रमवार यानी कि लगातार सक्सेसिव रेट से 12.5% और 10% की छूट के बाद 6300 में बेची गई, अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो कई तरीके हैं, आप सक्सेसिव लगा कर भी कर सकते हैं, हम इसको करेंगे फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रैक्शन से ये थोड़ा और जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखिएगा 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो 25/200। तो इसको हम सोल्व करने के बाद हम बोलेंगे कि यहाँ पे 1/8 आएगा।
और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। ओके, अब देखो कोई चीज़ 8 की थी, 1 की छूट दी है तो 7 की बेची है। सेकंड केस में कोई चीज़ 10 की है, 1 की छूट दी है तो 9 की बेची है। ओके, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80 बन गया, 8 10 80 और 9 7 63। अब यहाँ पर 63 यूनिट है, बेची गई, और प्रश्न में आपको दे रखा है 6300 में बेची गई। तो यहाँ पर क्या होगा, 63 यूनिट की वैल्यू 6300 के बराबर हो जाएगी। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आ गया? अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। ठीक है, आपसे बोला है अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर है, अंकित मूल्य तो हमारा 80 है भाई, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 को हम 80 से गुणा करेंगे तो 8000 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? आप इसको ऐसे करेंगे तो आप जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे और इसमें गलती होने के चांस भी कम होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% की छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? ओके, तो देखो जी, माना अरुण की जो कीमत है कंप्यूटर की वो 100 रुपये है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको 20% के लाभ पर पहले ही अंकित करके रखता है, यानी कि वो उसकी कीमत 120 अंकित करके रखता है। फिर बोल रहा है कि उसे 15% की छूट पर बेच रहा है और अंकित मूल्य जो उसका 120 है, इस पर वो 15% की छूट पर बेच रहा है। तो देखो 120 का 15% सभी को निकालना आना चाहिए। ठीक है, 120 का 15% होता है 18, और 18 की वो छूट पर बेच रहा है तो वो 102 की बेच रहा है भाई। अब आपको पता है क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है कंप्यूटर का, 102 की बेच रहा है, तो सीधे सीधे 2% का उसको शुद्ध लाभ हो रहा है। ठीक है, और 2 रुपये का शुद्ध लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं उम्मीद करूँगा सभी का सही होगा। और देखिएगा, आप ही कमेंट करके बताना कि ये सीरीज हमको कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। ये हमारी तीसरी वीडियो है, आप कमेंट कर रहे हो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता जा रहा हूँ, और आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो ये सीरीज हमारी एग्ज़ाम तक चलेगी। अभी तो हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, बाद में मैं आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा कि किस लेवल तक एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आप बताना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर देंगे सभी की सभी कि ABC का औसत 20 है, BCD का औसत 25 है। यदि D 30 है तो A का मान कितना होगा? अब देखो यहाँ पर क्या है, A B C, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं ना, इनका औसत आपको 20 दे रखा है। अगर मैं 20 को 3 से गुणा कर दूं, क्योंकि तीनों संख्याएं हैं, संख्या 3 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, उनका योग 60 हो जाएगा। राइट। सेकंड केस में बोल रहा है कि B, C और D है जिनका औसत 25 है, तो यहाँ पर भी संख्याएं 3 हैं। अगर मैं फिर से 25 को 3 से गुणा कर दूं तो 75 हो जाएगा। अब नीचे 75 है, ऊपर 60 है, तो 75 में से 60 घटेगा ना, तो यहाँ पे देखो B और C आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, और D माइनस A की वैल्यू कितनी बच गई, 15 बच गई, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 बच गया। अब आप बोलोगे मैंने D पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जो नीचे वाला D का मान है वो ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर A का मान कम है। समझ में आया जी? अच्छा, अगर बोल रहा है कि D आपका कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो D अगर हमको 30 दे रखा है तो A का मान कितना होगा भाई, A का मान 15 होगा, तभी तो घटाने पर 15 होगा। समझ में आया सभी को? D माइनस A अगर 15 है, अगर D का मान 30 दे रखा है तो A का मान कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर दिया होगा उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ रहा है, सभी को हेल्पफुल लग रही हैं वीडियोज़। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है।
तो देखो जी, करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लड़के यानी कि बी से बॉयज़ और जी से गर्ल, ठीक है। इनका रेशो कितना है, पहले केस में 3:2 है और बाद में इनका रेशो दे रखा है 6:5। अब देखो बोल रहा है कि लड़कियां 6 आई हैं, तो लड़कियों के रेशो में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बट लड़कों के रेशो में डिफरेंस क्यों होगा जब लड़के ना आए हैं ना गए हैं, उनका तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रेशो सेम करेंगे। रेशो सेम करने के लिए ऊपर हम सभी को 2 से गुणा कर देंगे लड़कों का रेशो सेम करने के लिए। तो जो हमारा नया रेशो आएगा वो 6:4 और यहाँ पे कितना आएगा 6:5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी, लड़कों का रेशो सेम हो गया ना। अब यहाँ पर लड़कियों के रेशो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और संख्या लड़कियों की कितनी अंतर हुई है, 6 लड़कियाँ और आई हैं तो 6 का अंतर हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी है जी, 6 के बराबर है। समझ में आया सभी को। बोल रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों का रेशो कितना है, 6 है। यदि 1 रेशो का मान 6 के बराबर है तो 6 रेशो का मान कितना होगा, 6 × 6, यानी कि 36 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से सोल्व करेंगे, जिसको आता है जल्दी से, कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जो वर्तमान में, इसको यहाँ पे करेंगे, वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है आपको 3:1 दे रखा है और यहाँ से 4 साल पहले आपको अनुपात दे रखा है 4:1। अब आपको एक बात बतानी है कि अगर आप दोनों का 4-4 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों में जो रेशो का अंतर होगा वो बिल्कुल समान होना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो 1 का अंतर है, यहाँ पर अंतर 0 का है। तो हमको ऐसे केस में पहले अंतर बराबर करना होता है। दोबारा सुनो भाई, कि अगर दोनों का 4-4 साल पहले की एज पूछ रहा है तो दोनों की जो रेशो में डिफरेंस होगा, एज की रेशो में डिफरेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, दोनों की रेशो का डिफरेंस बराबर होगा। यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमको पहले बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका डिफरेंस है नीचे 2 और ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है, 3 है, इनके डिफरेंस को एक दूसरे से आपस में गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 इधर जाके इन दोनों में गुणा होगा पहले, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 × 9 और 3 × 3, और ऊपर वाला रेशो कितना होगा, 8:2। अब देखो सभी जगह 1-1 का अंतर है, यानी कि नया रेशो जो हमारा है ये बन गया। यहाँ पे रेशो का अंतर कितना है, 1-1 का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेशो में जो अंतर है वो 1 का है और जो हमारे वर्ष हैं वो कितने वर्ष का अंतर है, वर्षों का अंतर 4 का है। तो 1 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर हो गई। क्या सभी को ये स्टेप समझ में आया है? डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस, राइट। बोला है आपसे ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो वर्तमान आयु का कॉम्पोनेंट आपका 9 है, तो 9 को आपको 4 से गुणा कर देना है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 4 है तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो फटाफट से आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो हमें और छोटा करना पड़ेगा भाई, है ना। ये तो क्वेश्चन स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा, अब शायद आ गया, ठीक है। इतना स्पेस काफ़ी है सॉल्यूशन करने के लिए। कि क्वेश्चन है आपके सामने कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में करते हैं तथा ए और सी उसे 90 दिन में पूरा करते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिन में कार्य का कितना हिस्सा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो सॉल्यूशन, आपसे बोला है कि ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर इसको कहाँ पे करें सॉल्व, यहाँ पे करें, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं, ठीक है जी। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में करते हैं। और तीसरे केस में बोल रहा है कि सी और ए मिलकर उस काम को 90 दिन में करते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो देखो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, कुल वर्क होगा, टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है ना।
तो इनका यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 360 आएगा। यानी कि जो 360 यूनिट है वो हमारा टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क 360 यूनिट है, 72 को मैं 360 से गुणा करूँगा तो ये 5 बार में कटेगा, है ना। 12 3 36 ये 3 बार में कटेगा, और 9 चौके 36 ये 4 बार में कटेगा। ओके, तो ये 5 3 और 4 क्या है, A प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए की एफिशिएंसी का अनुपात है। अगर हम इनको जोड़ दें तो देखो सभी जगह 2 2 2 है ना, 2 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी कर देंगे, और हम एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 4 12 हो जाएगा। यानी कि इस 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। तो आप समझ रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पे, A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है तीनों की वो कितनी है, 6 है। तीनों की एफिशिएंसी 6 आ गई, हमने इसको जोड़ा है और इनकी जो एफिशिएंसी है इसको जोड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। आपको बोला है कि ये 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। अब हम आते हैं इस पेज पर अपने, तो देखो जी तीनों की एफिशिएंसी 6 है, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो वो काम करेंगे 18। तो 18 360 का कितना हिस्सा है यही तो आपको बताना है। 18 को 360 से भाग कर दो, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 1/20। ऑप्शन सी आपके सामने है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो ये वीडियो अभी लाइव चल रहा है, आप इसको बाद में रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से इसको सोल्व करना है आपको। यहाँ पे कि पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकती हैं। दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर क्यू को बंद कर दिया गया और पी ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी। x का मान क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है जी, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। ये आपके CHSL 2012 में पूछा गया है। तो देखो P किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, क्यू उसी टंकी को कितने मिनट में भरता है जी, 16 मिनट में भरता है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। एलसीएम आ गया यहाँ पे कितना, 48। तो 12 चौक 48 और 16 3 48। ये जो 4 और 3 है ये P और Q की क्षमता का रेशो है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता है, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ पहले काम किया x मिनट तक, उसके बाद Q को बंद कर दिया गया, शेष काम जो बचा है वो P ने किया है 5 मिनट। तो देखो ये जो आपको लास्ट की लाइन दी है ना, ये आपको हिंट दिया है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो आपको पता है जो P की क्षमता है वो कितनी है जी, 4 है। अगर P की क्षमता 4 है, P आखिरी के 5 मिनट में कितना काम करेगा आपको पता है, आखिरी के 5 मिनट में P 20 काम करेगा। तो यानी कि P ने जो लास्ट के 5 मिनट में 20 काम किया था, 48 देखो यहाँ पे 48 हमारा टोटल वर्क है। आखिरी के 5 मिनट 20 जो काम था वो P अकेले ने किया था, अकेले P ने किया था। तो यहाँ पे कितना बच गया, 28 बच गया। अब ये जो 28 काम है ये क्या है, ये जो काम है ये P और Q दोनों ने पहले किया था। अब यही आपको बताना है कि ये 28 यूनिट काम P और Q ने दोनों मिलकर कितनी देर में किया। ओके, तो यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, हम कहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। देखो जी 28 टोटल काम है। सबसे पहले का काम आ गया हमारे पास 4 और 3 7। P और Q की एफिशिएंसी का रेशो कितना है, जोड़ कितना है, 7 है। तो 7 चौके 28। तो P और Q ने टोटल शुरू में 4 दिन काम किया पहले, ठीक है। उसके बाद Q को बंद कर दिया गया। तो 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका। कि बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन कई लंबे लंबे हैं ना। कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो देखो सबसे पहले एक बेसिक समझो कि यदि कोई भी ट्रेन या कोई भी व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं
तो इनकी जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको निकालना है, देखो कि दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की दूरी है। ए की चाल आपको दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बी की चाल हमको निकालनी है। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी चाल हमेशा जुड़ जाएगी, तो बी की स्पीड को मैंने बी लिख दिया। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है? इज इक्वल टू, वे इस 12 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलकर 1 घंटा 45 मिनट में करते हैं, 1 घंटा 15 मिनट में करते हैं, सॉरी। तो 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, इसको मैंने घंटों में कन्वर्ट कर लिया, 5/4 लिख सकते हो। 15/60, देखो 15 मिनट को आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा, और यहाँ पे 1 घंटा आपका ऑलरेडी है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका 5/4 आ जाएगा। समझ में आया ना सभी को? तो मैंने इसको घंटों में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये आपको समझ में आया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर किसके हो गया, टाइम के बराबर होता है ना, टाइम का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका यहाँ से आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 48 इज इक्वल टू 20 + 5b। ठीक है, ये 20 इधर जाके 48 में माइनस हो जाएगा, तो 48 में माइनस होने के बाद यहाँ पे आपका बचेगा 28 इज इक्वल टू 5b। ठीक है, तो यहाँ से 5b है तो b बराबर क्या हो गया, 28/5 हो गया। अब इसको सोल्व करो आप, सोल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 सही 3/5 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइम का फॉर्मूला रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने इन दोनों की स्पीड को ऐड किया है नीचे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, फटाफट से इसको भी सोल्व करते हैं। बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आज का क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखो जी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई ट्रेन किसी भी खंबे को, किसी भी आदमी को या किसी स्टेशनरी को पार करेगी तो वो सिर्फ अपनी खुद की ही लंबाई पार करेगी। ठीक है, इसके साथ और किसी की भी लंबाई नहीं जुड़ती है। यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है या फिर किसी सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन के साथ उनकी लंबाई भी हमेशा जुड़ती है। ओके, चलो अब देखो ट्रेन की लंबाई हमको निकालनी है, तो माना मैंने ट्रेन की लंबाई x, ओके, किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो देखो ट्रेन की लंबाई x है, टाइम हमको 8 दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन अगर मैं टाइम करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। तो ये मैंने स्पीड के बराबर रख दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो दूसरे में क्या बोल रहा है कि x + 264 क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई है ना, तो ये जुड़ेगी ट्रेन की लंबाई के साथ, x + 264, और ये उसको 20 सेकंड में पार कर रही है। अब ये भी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गए। बट इसको सोल्व करने से पहले आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं कि 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, राइट। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 528। ठीक है जी, तो 2x इधर जाके 5x में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 3x बराबर कितना होगा, 528। ओके, तो कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 छिक 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 176 आ गई, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ट्रेन की लंबाई 176 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट प्रश्न है भाई।
फटाफट से इसका आंसर मुझे दे दो जल्दी है, जल्दी से आंसर देंगे। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है आपके एग्जाम में एडवांस मैथ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन ही आएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। जियोमेट्री भी नहीं आएगी, ना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आएगी। और अलजेब्रा ध्यान रखना, अलजेब्रा में ना कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर अलजेब्रा है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच अंतर क्या होगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या यानी कि जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या इन रेडियस बोल देते हैं ना इसको। देखो बाह्य त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो होता है a/√3 और अंतः त्रिज्या का सूत्र होता है a/2√3। ये बाह्य का है और ये अंतः त्रिज्या का सूत्र होता है, ठीक है। इनके बीच हमको अंतर बताना है। और ये a क्या है भाई, ये a समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 12√3, इसको फिर सॉल्व करेंगे रूट हटाने के लिए नीचे से, तो √3 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ये सभी को पता है ना। नीचे से रूट हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा 12√3, नीचे आपका बनेगा √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, और ये आपका बनेगा 4√3। यानी कि इन सबको सोल्व करने के बाद आपका कितना आया है, यहाँ पे 4√3 आया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं सबको बैक कर देता हूँ, फिलहाल हमारे पास स्पेस कम है। तो देखो जी, इसको सोल्व करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका बनेगा 4√3, चलेगा ना। ओके, आप देखो कि बाह्य त्रिज्या जो है आपकी आ गई 4√3, अंत त्रिज्या निकालो भाई। अंत त्रिज्या कैसे निकलेगी, a आपको दे रखा है 12, नीचे आपको दे रखा है 2√3, तो पहले ये कैंसिल होगा, 2 छिके 12, तो यहाँ पे आपका बनेगा 6√3। अब फिर से नीचे रूट है तो ऊपर घटाओ, √3 से √3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे आपका बनेगा 6√3 और नीचे आपका बनेगा 3, तो √3 दूनी 6, यहाँ पे आपका बन गया 2√3। 2√3 बाह्य त्रिज्या 4√3, अंतः त्रिज्या 2√3, इनका आपको अंतर निकालना है। इस सभी को रफ कर दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं रफ नहीं करते, इसको ऊपर ही कर लेते हैं। देखो बाह्य त्रिज्या दे रखी है 4√3, ऊपर देखो सभी अंत त्रिज्या दे रखी है 2√3। सिंपल सी बात है, 4√3 में से 2√3 हम घटाएंगे तो हमारे पास 2√3 ही तो बचेगा, यही बचेगा ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। और गाइज ये था आज का सेशन, बताना आपको सेशन कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम अपनी सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको प्यार दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।